हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीसी टॉकीज़। बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक गांव है अप्पानिकेनपत्ती पुद्दूर। हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस गांव का नाम नहीं सुना होगा। तो ये कहानी इसी गांव के इर्द गिर्द है, यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर एक लैंडलेस फार्मर हुआ करते थे जिनके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। वो बेसिकली मजदूरी करते थे दूसरे की ज़मीन पर। आरोग्य स्वामी, उनकी पत्नी का नाम था श्यामल। तो उनकी पत्नी उनके साथ उस खेती में मदद करती थी। ये लोग बेसिकली कॉर्न की खेती करते थे, मक्का की। तो अप्रैल 1959 में, अप्रैल 1959 में, तारीख कंफर्म नहीं है क्योंकि वो कहीं पर रिकॉर्ड्स पर अवेलेबल नहीं है। तो अप्रैल 1959 में इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। ये इनके घर की पहली खुशी थी। और इसके बाद इनके घर में 3 और बच्चों का जन्म होता है। कुल मिलाकर 3 भाई और 1 बहन, 4 बच्चे। ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी। किसी तरह की कोई इच्छाएं नहीं थी, अपेक्षाएं नहीं थी, तो इसीलिए किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन माता पिता को एक चीज़ का रियलाइजेशन हमेशा से था कि अगर अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके लिए उनका ये काम सफिशिएंट नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्यामल जो हैं एक दिन 2 भैंस खरीदती हैं और उनका दूध बेचना शुरू कर देती हैं। दूध बेचकर वो 50 रुपये हफ्ता एक्स्ट्रा कमाना शुरू करती हैं। और इसी क्रम में अब अपने बच्चों को वो लोग प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक पंचायती स्कूल में, जो उनके गांव में ही हुआ करता था, वहाँ भेजना शुरू कर देते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसके बाद उनकी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी वो उसी गाँव का जो एक हाई स्कूल था उसमें वो लोग भेजते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा है वो ग्रेजुएशन करने के लिए कोयम्बटूर जाता है। वहाँ के एक कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलेटेड था, वो वहाँ से अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट करता है। बीएससी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वही सब कुछ, वही जंग शुरू होती है जो हम सभी के जीवन में जनरली शुरू होती है कि पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, उसके बाद कोई नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, परिवार को आगे बढ़ने में मदद करो। और इसी सीक्वेंस में वो लड़का भी नौकरी ढूंढने शुरू करता है। और कोयम्बटूर की ही एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जेमिनी कैप्सूल्स। और अल्टीमेटली वो जेमिनी कैप्सूल्स में एक फार्मासिस्ट की नौकरी, इनफैक्ट शिफ्ट केमिस्ट की नौकरी वो ज्वाइन करता है। कंपनी बहुत छोटी थी और अल्टीमेटली 2-3 साल के अंदर वो कंपनी बंद हो जाती है। इधर कंपनी बंद होती है तो उधर उसकी भी नौकरी चली जाती है। फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही परिस्थितियाँ कि फिर से नौकरी ढूंढनी है, अपने लिए भी इंतज़ाम करना है, अपने परिवार के लिए भी इंतज़ाम करना है, कुछ सेविंग्स भी करनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक वो बच्चा एक चीज़ समझ चुका था कि अगर मुझे सेफ़ एंड सिक्योर लाइफ जीनी है, एक अच्छी नौकरी ढूंढनी है, तो वो कोयम्बटूर में नहीं है। और वो उसी नौकरी की तलाश में जाता है बॉम्बे। 500 रुपये लेके अपनी सेविंग में से वो बॉम्बे पहुँचता है एक बेहतर जीवन की तलाश में। बॉम्बे पहुंचता है और उसके बाद शुरू होती है वहाँ पर फिर से नौकरी ढूंढने की वही जद्दोजहद। इसी क्रम में वो रोज़ सुबह सुबह निकलता है, कंपनीज़ में अपने रिज्यूमे डालता है, कंसल्टेंसीज़ में अपने सीवी और रिज्यूमे पोस्ट करता है। अब रात को रुकने की दिक्कत है क्योंकि किसी होटल में रुकेगा, किसी लॉज में रुकेगा, किसी धर्मशाला में रुकेगा तो पैसे खर्च होने हैं। और पैसे ही उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो वो रोज़ रात को आया करता था और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो जाता था पैसे बचाने के लिए। और रोज़ सुबह उठता था, अपने फॉलोअप्स लेता था कि कहाँ पर इंटरव्यू लैंड अप हो गए हैं, कहाँ पर कोई संभावना आई हैं, कहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी उसे मिल सकती है। इसी सीक्वेंस में उसके पास कॉल आती है बार्क की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, विद द ग्रेस ऑफ द गॉड, 1982 में वो बार्क में सेलेक्ट हो जाता है और बार्क ज्वाइन कर लेता है एज ए लैब असिस्टेंट। तब तक वो बीएससी था और अब इधर सरकारी नौकरी उसकी लग चुकी थी और ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर आ जाती है। लेकिन वो वहाँ रुकता नहीं है। जैसे जनरली हम लोगों के अंदर एक आदत होती है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या सरकारी मिल जाए तो उसके बाद फिर तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हम जहाँ पर हैं वहीं पर रुके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, उसने इसी क्रम में अपनी एमएससी कंप्लीट करी 1985 में। और 1995 में थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। इस दौरान उसके प्रमोशन भी हुए, वो लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट की पोस्ट तक पहुंच गया बार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसको ट्रांसफ़र मिला पुणे में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें एक डिपार्टमेंट है बार्क का ही, रेडिएशन मेडिसिन का। तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। उनका खुद का कहना है कि जब उन्होंने बार्क ज्वाइन की थी तब उन्हें ये तक नहीं पता था कि आदमी के शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड बेसिकली होती कहाँ है।
और अल्टीमेटली उन्होंने थायराइड बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करी और उस बीमारी के बारे में, थायराइड से रिलेटेड बीमारी के बारे में उन्होंने जानना शुरू किया। और अल्टीमेटली उन्हें एक चीज़ पता चलती है कि थायराइड की टेस्टिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि जो इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत उसकी रीच बहुत लिमिटेड थी। आसपास के लोग या फिर किसी रेफरेंस से आए हुए लोग ही वहाँ पर अपनी टेस्टिंग करा पाते थे। इस वजह से टेस्टिंग की फ़ीस जो थी वो ज़्यादा थी। यहाँ कहानी का एक पोर्शन ख़त्म होता है। कहानी का दूसरा पोर्शन ये है कि जब वो 1982 में बॉम्बे आए थे तो उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए वो रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे। जब वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे तो अचानक एक दिन उनके दिमाग में एक बात क्लिक की कि ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है, टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ सीधा पहुँचता है और उस न्यूज़ को प्रिंट कर देता है। अल्टीमेटली होता क्या कि पूरे दिन कहीं ना कोई घटनाएं होती रहती हैं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में। आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे वो सारी घटनाएं एक जगह आती हैं, वो कंपाइल की जाती हैं, उसके बाद उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, रात को न्यूज़पेपर पब्लिश होता है और सुबह लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। तो इसी चीज़ को वो यहाँ पर सोचते हैं कि मैं लोगों के आने का इंतज़ार क्यों करूँ टेस्टिंग के लिए। अगर हम लोग खुद लोगों के घरों पर पहुँच जाएँ, उनके सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू कर दें और उन सबको लाकर यहाँ पर अगर हम उनकी टेस्टिंग करें तो अल्टीमेटली हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कस्टमर्स की जो जेब पे पड़ने वाली मार है वो बहुत कम हो जाएगी। ही कनेक्टेड द डॉट्स जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से समझे थे। और 1996 में वो अपनी अच्छी खासी साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर एक टेस्टिंग लैब स्टार्ट करते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार एक फ्रेंचाइजी मॉडल हिंदुस्तान के अंदर। 350 के करीब फ्रेंचाइजी से और कलेक्शन पॉइंट से वो शुरुआत करते हैं कंपनी की, जिसमें कि वो पूरे दिन लोगों के पास जाके या उन कलेक्शन पॉइंट्स पर लोग जाकर अपना अपना सैंपल देते हैं। वो सारे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, एयर कार्गो से मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई में फिर वो उनकी लैब में पहुंचते हैं और टेस्टिंग होने के बाद सुबह मेल से या फैक्स से या अलग अलग माध्यमों से उनकी रिपोर्ट्स लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। क्योंकि अब रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो टेस्टिंग की कीमत अल्टीमेटली बहुत नीचे आ गई। 2016 में इस कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया जो 72.86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया ये जो IPO कंपनी ने लॉन्च किया था। कंपनी की आज की डेट में वैल्यूएशन है 4000 करोड़ रुपए। तो एक ऐसा लड़का जो एक लैंडलेस फार्मर के घर में पैदा होता है, जिसकी माँ उन लोगों के पढ़ाने के लिए 2 भैंस खरीदती है, उनका दूध बेचती है, 50 रुपये हफ्ता के हिसाब से इकट्ठे करती है, फिर उसके बाद उन लोगों की स्कूलिंग एक सरकारी स्कूल में होती है, वो सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन भी सरकारी स्कूल में होती है, स्कॉलरशिप्स के दम पे वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, बिल्कुल आम आदमी की तरीके से धक्के खाते हुए एक नौकरी ढूंढता है। उसके बाद वो नौकरी चली जाती है, जो जनरली हम लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हो चुका होता है। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता, फिर वो नौकरी ढूंढने के लिए बॉम्बे पहुँचता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता है और अल्टीमेटली एक दिन बार्क ज्वाइन करता है। बार्क में भी रुकता नहीं है, वहाँ पे फिर वो अपनी स्टडीज़ आगे बढ़ाता है, वो MSc करता है, वो डॉक्टरेट करता है, साइंटिस्ट की पोस्ट तक पहुँचता है और उसके बाद एक ऐसी कंपनी शुरू करता है जो 2016 में जो अपना IPO लॉन्च करती है और 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। कंपनी की आज की वैल्यूएशन है 4000 करोड़ रुपए। इस कंपनी का नाम है थायरोकेयर। हम में से ज़्यादातर लोग इस कंपनी से परिचित होंगे, इस नाम से परिचित होंगे, और इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर वेलुमणि। तो ये कहानी है डॉक्टर वेलुमणि की। यहाँ एक पोर्शन खत्म होता है, इसके बाद एक और चैप्टर है डॉक्टर वेलुमणि की ज़िंदगी में कि इतना बड़ा आदमी आज तक वो ये नहीं भूला कि मैं कहाँ से उठकर आया हुआ हूँ। आज भी डॉक्टर वेलुमणि के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं है। रहने के लिए वो जिस बंगले पर उंगली रख देंगे वो बंगला उनका अपना खुद का होगा, बड़े से बड़ा, आलीशान से आलीशान। उसके बावजूद स्टाफ क्वार्टर जो हैं उन्हीं की लैब के प्रेमिसेस में, वो उनमें रहते हैं, बहुत छोटे से स्टाफ क्वार्टर में, बहुत ग्राउंड टू अर्थ तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि जिस नौकरी में हम आ जाएं वहाँ पर माइलस्टोन की तरीके से बैठ जाना ही हम अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य मानते हैं कि भाई ले देकर किसी तरीके से नौकरी मिल गई है, इसको मत छोड़ देना या इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचना मत। और अगर कहीं वो सरकारी है तो फिर किसी भी चीज़ को भूल जाओ, चुपचाप जीवन इसी तरीके से जीते चलो। डॉक्टर वेलुमणि ने वो कंपनी खोल के 4000 करोड़ रुपए से सिर्फ केवल अपना भला नहीं किया, हिंदुस्तान की करोड़ों जनता का भला किया, जहां टेस्टिंग इतनी महंगी हुआ करती थी। और उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया 300 फ्रेंचाइजी के साथ कि उससे टेस्टिंग की कीमत इतनी ज़्यादा कम होगी। आज की रेट में थायरोकेयर 1000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी और कलेक्शन पॉइंट्स के साथ न केवल भारत में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट तक में कैटर कर रही है। तो ये अप्रोच है लोगों की,
वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम नई चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बावजूद वो लोग इतना एक सादगी भरा जीवन जीते हैं। वहीं पर हमारा जनरली हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य होता है कम से कम काम करना पड़े, जहां पहुंच चुके वहां आराम से रुक जाओ, और अगर कोई चीज़ अचीव हो गई, मान लीजिए कभी हमने कोई एक अच्छा स्विच कर लिया, तो उसके बाद फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर करके सिर्फ दूसरे जलें, इस तरह की चालें चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है कि हम लोग इस तरह के एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हम लोग अपनी सफलता को दुनिया की सबसे बड़ी सफलता मानने लगते हैं। उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली हम महंगे गैजेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, महंगे मोबाइल फ़ोन्स खरीदना शुरू कर देते हैं, औकात से बाहर की कार, औकात से बाहर के घर खरीदना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली अपना जीवन नहीं जीते हैं, अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं उन सब चीज़ों की EMI चुकाने के लिए। दूसरे के बारे में तो हम तब बाद में भला करेंगे, हम अपना खुद का भला नहीं कर पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के ट्रैप में हम लोग ना फंसें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। किसी भी परिस्थिति से आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। प्लेटफॉर्म पे सोने वाला लड़का जिसकी माँ दूध बेचकर उन लोगों को पढ़ाती थी, आज की डेट में 4000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है, उसके बावजूद भी ज़मीन से इस कदर जुड़ा हुआ है। ये वाकई में सीखने लायक चीज़ है, दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। थैंक यू सो मच। मिच्छामि दुक्कड़म।